तो अब हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 को सॉल्व करने के बाद लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 3 के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेट r बराबर 1,3 4,2 2,4 2,3 और 3,1 ये एक रिलेशन दे रखा है और किस साइड पर दे रखा है बताओ 1 2 3 4 साइड पर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो अब फिर हमसे पूछा गया कि रिलेशन r जो है ना वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन जो वर्ड है ना वो तुम्हारे लिए अभी फिलहाल नया है ना, फंक्शन आपने भी पढ़ा नहीं। रिलेशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन तो टर्म जो है वो नया है, फिर भी मैं एक बार समझा दूंगा कि फंक्शन होता क्या है। बाकी ये तीनों टर्म आपने सुने हुए हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक जो सिमेट्रिक नहीं है वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब ये चेक करते हैं कि ये रिलेशन इनमें से कौन सा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से। तो 1,1 तो देखो इस रिलेशन में है ही नहीं, 1,1 does not belongs to R, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव कैसे हो जाएगा बताओ, 1 का 3 से, 3 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए भाई। 1,3 belongs to R and 3,1 belongs to R, तो ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए 1,1 belongs to R, परंतु है ही नहीं, है ना, does not belongs to, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। और सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा बताओ, यदि 1 का 3 से है तो 3 का 1 से हो गया, 4 का 2 से तो 2 का 4 से हो गया, और 2 का 3 से तो 3 का 2 से होना चाहिए। तो 2,3 belongs to R does not implies 3,2 belongs to R, ये does not belongs to R, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। तो बताओ ये रिलेशन कैसा हुआ, नॉट सिमेट्रिक हुआ है। कैसा हुआ है, नॉट सिमेट्रिक। अब फंक्शन क्यों नहीं हुआ, तो फंक्शन के लिए हम लोग एक बार इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि किस किस का किस तरह से रिलेशन दे रखा है। तो फंक्शन का मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्यों नहीं है, और इसके बाद हम लोग थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से फंक्शन को पढ़ेंगे तो तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग मान लो एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4 और इधर भी कितना हो गया 1 2 3 4, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, और ए टू ए में क्या जा रहा है बताओ, आर जा रहा है। ठीक है, तो 1 का रिलेशन किससे है बताओ, 3 से। ठीक है, 4 का रिलेशन किससे है बताओ, 2 से। 2 का रिलेशन किससे है बताओ, 4 से। फिर 2 का रिलेशन किससे है बताओ, 3 से भी है, और 3 का रिलेशन किससे है बताओ, 1 से। तो यहां पर क्या हुआ, फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट रिलेशन में होता है, बट दैट रिलेशन मस्ट बी यूनिक रिलेशन, है ना। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक। अगर अपन यहां पे देखते हैं तो 2 का रिलेशन जो है ना 3 से भी और 4 से भी है, तो दिस इज नॉट अ यूनिक रिलेशन। जो 2 का रिलेशन है ना वो 3 से भी आ रहा है और 4 से भी आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए लेट r बराबर क्या दे रखा है बताओ, 3,3 6,6 9,9 12,12 6,12 3,9 3,12 और 3,6। मींस r एक रिलेशन दे रखा है और किस सेट पर दे रखा है, 6 3 6 9 और 12, इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो अब हमको बताना है कि रिलेशन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब सारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टाइप्स हैं। तो हम लोग वही चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 3,3 है, 6,6 9,9 और 12,12, मतलब A, belongs to R for all A belongs to capital A, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कैसा होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए ढूंढो, 6 का 12 से रिलेशन है तो 12 का 6 से रिलेशन होना चाहिए। तो सिंस 6, 12 belongs to R but 12,6 does not belongs to R, so this relation is not symmetric. And अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें अपन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो इसको देखो चेक करते हैं। 3 का 3 से रिलेशन है,
फिर 3 का किससे रिलेशन है बताओ 9 से, तो 3 का 9 से होना चाहिए, बिल्कुल है। 3 का 3 से, 3 का 12 से, 3 का 12 से हो गया। 3 का 3 से, 3 का 6 से, तो 3 का 6 से हो गया, राइट। 6 का 6 से और 6 का 12 से, तो 6 का 12 से हो गया, है ना। 6 का और कोई रिलेशन नहीं है। 9 का 9 से, 9 का 9 और कोई है ही नहीं है। 3 का 9 से, 9 का 9 से, तो 3 का 9 से हो गया, राइट। 12 का 12 से और फर्स्ट एलिमेंट तो यही नहीं, तो 6 का 12 और 12 का 12, तो 6 का 12 हो गया। 6 का 12, 3 का 12, है ना, और 3 का 12, 12 का 12 से हो गया, तो 3 का 12 से हो गया। इसका मतलब सारे के सारे ट्रांजिटिव रिलेशन को भी फुलफिल कर रहे हैं ना। मींस इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, that implies a comma c also belongs to R. So this relation is transitive also. तो बताओ क्या क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और ट्रांजिटिव हो जाएगा। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ओनली गलत हो जाएगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा बिकॉज़ इट इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, राइट। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो W जो है ना एक सेट दे रखा है, और वो क्या किसका सेट दे रखा है, इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं ना उनका सबका सेट दे रखा है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड हैं, तो उनका एक सेट दे रखा है W, और उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है R, और वो रिलेशन दो वर्ड्स को किस तरह से रिलेट करता है कि X, मान लो पहला वर्ड है X, है ना, और दूसरा वर्ड है Y, तो X और Y में एट लीस्ट वन लेटर कॉमन होना चाहिए। यदि दो लेटर्स में दो वर्ड्स में एक लेटर कॉमन है, X पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड है Y, इन दोनों वर्ड्स में यदि एक लेटर कॉमन है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, रिलेशन में आ जाएंगे। वो दोनों के अंदर एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो अब हमको बताना है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। तो मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया है, लेट A बिलोंग्स टू W। ए एक वर्ड है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का या इंग्लिश डिक्शनरी का एक वर्ड है। ए एक लेटर नहीं है, वर्ड है, ध्यान से सुनना, एक वर्ड। अब इस वर्ड का खुद के साथ कितने लेटर कॉमन होंगे, सारे के सारे, मतलब एटलीस्ट वन तो हो गई। तो सो A बिलोंग्स टू R, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि A और A में कम से कम एक लेटर कॉमन तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों वर्ड सेम ही है। तो ये रिलेशन कैसा होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लो A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B में कम से कम एक लेटर कॉमन है। A और B में कम से कम क्या है बताओ, एक लेटर कॉमन। तो यदि A और B में एक लेटर कॉमन है तो B और A में भी एक लेटर कॉमन होगा। ये अपन इंप्लाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। नाउ वी विल कम टू ट्रांजिटिव, है ना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होना चाहिए, A का B से रिलेशन, B का C से रिलेशन, तो A का C से रिलेशन होना चाहिए। तो अब इसको अपन एक काउंटर एग्जांपल से देखते हैं कि ऐसे कोई वर्ड लेते हैं जिनमें A का B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है और A का C से रिलेशन है या नहीं। वो अगर नहीं आता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया A बराबर बॉय, है ना, और B वर्ड ले लिया मैंने टॉय, और C वर्ड ले लिया मैंने टी, है ना, TEA, चाय, है ना। तो बताओ A, B बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि A और B में एक लेटर कॉमन है ना। एक देखो O और Y, तो इसमें तो दो लेटर कॉमन हो गए, तो एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। अच्छा B, C बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा, TOY और TEA में क्या लगता है कॉमन है क्या, नहीं, बिल्कुल कॉमन है। तो B, C भी बिलोंग्स टू R होगा, परंतु इन दोनों से A, C क्या बिलोंग्स टू R आ रहा है क्या, तो A और C में देखो कोई भी लेटर कॉमन है क्या, BOY नहीं है, कोई भी लेटर कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो ये भी अच्छा सवाल है ना, एक रियल लाइफ से रिलेटेड सवाल है, इंग्लिश डिक्शनरी पे बेस्ड, कि कम से कम एक लेटर कॉमन है, तो ये रिलेशन कैसा होगा। तो दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, है, नोट इट डाउन, इसको उतार लो।
या क्वेश्चन नंबर 4, लेट r बी दी रियल लाइन। r एक रियल नंबर लाइन है, इसका मतलब r क्या है, एक रियल नंबर्स का सेट है। तो r क्रॉस r पर हमने दो रिलेशन डिफाइन किए, एक का नाम है s और दूसरा रिलेशन है t। तो अब हमारे ऑप्शंस के हिसाब से इसमें हमको बताना है कि इनमें से कौन सा तो इक्विवेलेंस है और कौन सा नहीं है, दोनों इक्विवेलेंस है या दोनों इक्विवेलेंस नहीं है। मींस हमको कुल मिला के दोनों का इक्विवेलेंस चेक करना है कि दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन में है या नहीं। इसका मतलब कौन सा इक्विवेलेंस होगा और कौन सा नहीं होगा, तो ये हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले अपन s की बात करते हैं ना, रिलेशन s की बात करते हैं। s तो s रिलेशन क्या दे रखा है बताओ, y बराबर x प्लस 1। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा है। तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन s को चेक कर रहे हैं सबसे पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो x का x से संबंध होना चाहिए। इसका मतलब लेट a बिलोंग्स टू r ले लिया आपने, तो क्या a बराबर a प्लस 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मींस a इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1 होगा। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो स्टॉप, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो रिलेशन S तो हम लोग चेक कर चुके हैं। अब आती है बात रिलेशन T की। तो T रिलेशन कैसा होगा, देखो अगर रिफ्लेक्सिव को बड़ी फास्टली चेक करते हैं अपन, x माइनस x बराबर 0, दिस इज अ इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यदि x माइनस y इंटीजर है तो y माइनस x भी क्या होगा बताओ, इंटीजर, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा उसका। तो बिल्कुल सही बात है, दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक आल्सो। एंड सिमिलरली यदि x माइनस y इंटीजर है और y माइनस z भी इंटीजर है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस z बराबर 2i एंड 2i इज आल्सो इंटीजर। तो इसका मतलब t जो है वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो रिलेशन S तो इक्विवेलेंस नहीं है और T जो है वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, है ना। तो S विल बी नॉट इक्विवेलेंस एंड T विल बी इक्विवेलेंस, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी नॉट इक्विवेलेंस एंड दिस विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट इट डाउन। देखो नेक्स्ट जो है ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। तीन सेट दे रखे हैं अपन को एबीसी और तीनों में क्या रिलेशन दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो इसको सेट थ्योरी की कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं अपन लोग। तो इसका सॉल्यूशन देखो एक बार, इसको ढंग से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा है ना, इसका सॉल्यूशन आपको समझना पड़ेगा। तो लेट से मैंने इस स्टेटमेंट को ले लिया ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बताओ, इंटरसेक्शन कर रहा हूं सी के साथ। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ये हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब यहां पर अपन क्या लगा सकते हैं बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा, ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बी भी सी के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। अच्छा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, तो देखो ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी के एलिमेंट सारे होंगे सारे, उसमें इंटरसेक्शन करोगे सी के साथ तो क्या बचेगा, केवल और केवल सी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये चीज समझने वाली है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, सी। इसका मतलब अब देखो यहां से ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसका मैं क्या लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सी बराबर कितना आ गया, ये आ गया। ओके, अब सिमिलरली मैं इसी स्टेटमेंट का, है ना, ये स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है। अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, इंटरसेक्शन कर रहा हूं, लेकिन किसके साथ कर रहा हूं, बी के साथ। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, बी, सिमिलर कॉन्सेप्ट। और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, है ना। तो b बराबर कितना आ गया, a इंटरसेक्शन b सॉरी यूनियन c इंटरसेक्शन b को आप b इंटरसेक्शन c भी लिख सकते हो ना, क्योंकि ये क्या होता है बताओ, कम्यूटेटिव हो जाएगा, उल्टा सीधा a इंटरसेक्शन b करो चाहे b इंटरसेक्शन a करो, बात तो बराबर है। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब आप देख सकते हो c और b को अगर आप गौर से देखोगे तो क्या आ जाएगा, b और c दोनों क्या आ गए बताओ, इक्वल। तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट, b इक्वल्स टू c।
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व किया हमने खुद से, है ना, दोनों तरफ एक बार इंटरसेक्शन लिया है सी का और एक बार इंटरसेक्शन लिया है बी का। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। यार क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी लास्ट ईयर की जो एआईट्रिपल के एग्जाम है ना उसमें पूछा गया था। r बराबर x y, x और y कहां से बिलोंग कर रहे हो, तो r से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और x बराबर w y, और w कौन है, कोई भी रेशनल नंबर है ना। x और y का रिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो w पे डिपेंड कर रहा है। w आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो। और दूसरा रिलेशन है m अपॉन n p अपॉन q such that m, n, p and q belongs to r, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और n और q क्या होगा बताओ, नॉट इक्वल टू 0, एंड qm बराबर pn, और qm जो है वो किसके बराबर है, pn। तो हमको इन दोनों का क्या चेक करना है कि इनमें से कौन इक्विवेलेंस है और कौन नहीं। तो सबसे पहले हम लोग r की बात करते हैं ना, रिलेशन r की बात करते हैं। तो रिलेशन r रिफ्लेक्सिव होगा क्या, तो लेट से एक एलिमेंट ले लिया a बिलोंग्स टू r, है ना, r का मतलब रियल नंबर्स है, ये रिलेशन नहीं है, a belongs to r, then a बराबर wa, तो it will be true when w बराबर 1, है ना। यदि w बराबर 1 होगा तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, a आ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा फॉर w बराबर 1। बट अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं हम लोग, तो सिमेट्रिक के लिए मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया 0, a, ठीक है, यहां पर शर्त यह है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0, a कितना हो जाएगा बताओ, 0 बराबर w इंटू a। तो ये रिलेशन कब ट्रू होगा, व्हेन w बराबर 0, है ना। w बराबर 0 लोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0, a आर रिलेटेड, 0 का a से रिलेशन होगा। अब इसका उल्टा चेक करते हैं, तो a, 0 ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, a, 0। तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, a बराबर w इंटू 0। तो यहां से तो w की वैल्यू कुछ भी ले लो, a बराबर 0 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 0 का रिलेशन तो a से है, परंतु a का रिलेशन 0 से नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस देखना है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया परंतु सिमेट्रिक नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। तो r जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम किसकी बताओ, s की। तो रिलेशन s की बात करते हैं, तो रिलेशन s में ये चारों जो एलिमेंट है वो किस तरह से रिलेशन में है बताओ, qm बराबर pn। इसका मतलब क्या आ गया, m अपॉन n बराबर कितना आ जाएगा बताओ, p अपॉन q। इसका मतलब ये दोनों क्या है बताओ, बराबर में है ना। यदि दोनों बराबर हैं तो इनका क्या होगा बताओ, रिलेशन होगा। तो बताओ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, m अपॉन n, m अपॉन n, बिल्कुल दोनों क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे। m अपॉन n बराबर m अपॉन n होगा, सीधी सी बात है ना। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, m अपॉन n बराबर, मान लो p अपॉन q है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, p अपॉन q बराबर क्या होगा, m अपॉन n होगा। सो इट विल बी सिमेट्रिक। एंड सिमिलरली if m upon n बराबर p upon q and p upon q बराबर r upon s, then m upon n बराबर किसके होगा बताओ, r upon s के होगा। तो it will be transitive also, तो this relation will be equivalence relation। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बताओ, s तो होगा equivalence और r होगा not equivalence। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 7। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमको। स्टेटमेंट 1 दे रखा है क्या बताओ, x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r। इसका मतलब जो रिलेशन है वो कौन से सेट पे डिफाइन है, r पे। r का मतलब रियल नंबर्स, y माइनस x इज इंटीजर, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच दैट x बराबर अल्फा y। तो ये रिलेशन तो हमने अभी अभी चेक किया है ना, तो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। ये रिलेशन तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने चेक किया था, x बराबर wy, w की जगह इन्होंने क्या पुट कर दिया, अल्फा पुट कर दिया। तो देखो रिपीट ही हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो लास्ट ईयर्स में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो सकते हैं। तो x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच दैट y माइनस x इज इंटीजर। ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करो। तो देखो x माइनस x इंटीजर होगा, बिकॉज़ x माइनस x क्या आता है बताओ, 0, 0 क्या होता है बताओ, इंटीजर होगा। यदि y माइनस x इंटीजर है तो x माइनस y भी इंटीजर होगा।
x माइनस वाई भी कैसा होगा बताओ, इंटीजर। और अगर y माइनस एक्स इंटीजर है और x माइनस जेड इंटीजर है तो y माइनस जेड भी कैसा होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। So this option will be the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेट x बराबर 1 2 3 4 5 है ना, x एक साइड दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स y, z that can be formed such that y is subset of x and z is subset of x। जो सेट y और z है वो दोनों किसके सबसेट होने चाहिए, पहली बात x के सबसेट होने चाहिए। और y और z का इंटरसेक्शन जो है ना वो क्या होना चाहिए बताओ, 5 है ना। y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी, इसका मतलब y और z में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। तो देखो गलतफहमी मत मानना कि इसके x बराबर 5 एलिमेंट है तो भैया टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5 पर 2 की पावर 5। आप तो ये तो आपने क्या लिखा है बताओ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिख दिए हैं, जबकि आपको क्या करना है, y इंटरसेक्शन z क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 होने के लिए क्या होगा, तो देखो पहले एलिमेंट के पास x y और ये खाली बॉक्स हो गया है ना। तो अगर वन एलिमेंट आता है ना, x का एलिमेंट लिया मैंने 1, तो 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 1 यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है और यहां पे भी जा सकता है। इसका मतलब 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है। सिमिलरली 2 को जाने की कितनी चॉइसेस है बताओ, 3 चॉइसेस है। सो एवरी एलिमेंट हैज 3 चॉइसेस है ना। हर एक एलिमेंट को जाने के लिए 3 जगह है, या तो वो सेट सॉरी यहाँ पे y और z आ जाएगा, या तो वो सेट y में जाएगा या वो सेट z में जाएगा या वो कहीं नहीं जाएगा ना। तो हर एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस है। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 3 की पावर 5 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, 2 एलिमेंट्स। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। तो हमको बताना है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछता हूं कि ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 2 into 4 दैट इज 8। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, टोटल सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 8 है ना। और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 256 है ना। 2 की पावर 10 तक, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक तो हमको याद ही रखना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512। और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 है ना, 1024। तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर 8 दैट इज 256 हमारे पास कितने हो गए टोटल सबसेट्स। बट हमसे कंडीशन लगा दी कि हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। इसका मतलब हमको वो सबसेट्स बताने जिनमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। समझ रहे हो, जैसे मान लो एक सेट लिया मैंने, यहां पे हम क्रॉस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली 1 2 3 और 4 की बात कर रहे हैं मान लो। तो इसके जो सबसेट्स आप लिखोगे, पहला होगा 5, दूसरा क्या होगा बताओ, सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके बनेगा है ना। और फिर तीसरे में क्या आएंगे बताओ, 2 2 एलिमेंट्स लेके आएंगे। फिर क्या आएगा बताओ, 3 3 एलिमेंट्स। तो ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिनमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट है, वो हमसे पूछा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम इसका जो टोटल काउंटिंग करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, 3 मान लो 3 एलिमेंट्स को लेते हैं हम लोग, तो 3 एलिमेंट्स को लेके कितने सबसेट्स बन जाएंगे, तो 8 में से जितने तरीकों से 3 को चुना जा सकता है ना, 3 का सिलेक्शन हो सकता है, उतने सबसेट्स होंगे। तो 3 को लेके कितने सबसेट्स बनेंगे, 3 एलिमेंट्स को लेके 8C3, 4 एलिमेंट्स को लेके कितने बन जाएंगे 8C4, 5 एलिमेंट्स को 8C5, 8C6, 8C7 और 8C8। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द आंसर। परंतु इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं बताओ, बाइनोमियल थ्योरम बीटी यूज कर रहा हूं ना। बीटी का जो एक स्टेटमेंट था, ये तो समझ में आ गया होगा, टोटल एलिमेंट्स और टोटल सबसेट्स। तो बीटी का एक स्टेटमेंट था क्या, कि
nc0 plus nc1 plus nc2 plus ncn will be equal to कितना होता है 2 की पावर n। तो यहां से भी कितना हो जाएगा 8c0 plus 8c1 plus 8c2 plus 8c8 बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 8। अब हमको काउंटिंग किसकी करनी है 8c3 से लेके और 8c8 तक की काउंटिंग करनी है। तो बाकी के ये जो तीन टर्म्स है ये इधर माइनस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 256 माइनस 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2। ये तीनों टर्म्स क्या होंगे बताओ इधर जाके माइनस हो जाएंगी। तो अब आप सिंपली इसको छोटा, अब कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो देखो ये कितना हो जाएगा 256 माइनस 8c0 कितना होगा बताओ 1 है ना, 8c1 कितना होगा बताओ 8 और 8c2 कितना हो जाएगा। तो 8c2 को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे 8 into 7, 8 को दो बार ओपन करो और 2 को 1 तक ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा 4 तो 28, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 256 माइनस 28 और 9 कितना हो जाएगा बताओ 37 है ना। 28 और 9 कितना हो जाएगा 37। ओके और 256 माइनस 37 कितना हो जाएगा बताओ 219 है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ इसका 219। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स कितने होंगे बताओ 219। तो क्या हुआ हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, तीन एलिमेंट्स को लेके कितने सबसेट बनेंगे प्लस 4 को लेके प्लस 5 को लेके। तो तीन एलिमेंट्स को लेके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 8c3 प्लस 8c4, फिर 5 को लेके 8c5 ऐसे 8c8। तो इसको जोड़ने के बजाय मैंने बीटी की हेल्प ली तो मेरा कैलकुलेशन छोटा हो गया। आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना। तो ज्यादा बेटर क्या होगा आप बीटी को यूज करो बिकॉज 8c0 से लेके 8c8 तक कितना होगा 2 की पावर 8। सो यू विल माइनस दीस थ्री टर्म्स। 2 की पावर 8 में से अगर इन तीनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट 8c3 to 8c8। इसका सम आपको मिल जाएगा राइट। तो समझ में आ गया ना, उतार लो उसको भी। और देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ये जेई मेन का क्वेश्चन है ना। तो देखो x बराबर 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है। तो आपको x यूनियन y निकालना है। तो दोनों का रोस्टर निकाल लो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो n बराबर कहां से बिलोंग कर रहे हो तो n से, तो n बराबर 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा है ना। n बराबर 2 लिखोगे तो कितना आएगा 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। फिर देखो n बराबर कितना पुट करोगे 3 पुट करोगे है। तो n बराबर 3 पुट करने पे क्या मिलेगा 4 का क्यूब माइनस 9 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 64 माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताओ 54 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अच्छा n बराबर अब क्या लिखोगे आप 4 लिखोगे। तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा बताओ 256 है ना। तो 4 की पावर 4 कितना होगा 256 और 4 3 जा 12, 12 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा ये 3 है ना। और 4 और 243 इस तरह से ये चलता जाएगा है ना। एक बार 4 का स्क्वायर देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा 9 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 9, ठीक है ओके। अब y बराबर देखो y बराबर कितना आ जाएगा। तो y बराबर n बराबर 1 लिखोगे तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। n बराबर 2 लिखोगे तो 9 मिलेगा। 3 लिखोगे तो 18 मिलेगा है ना। 4 लिखोगे तो कितना होगा 27 मिलेगा है ना। और फिर क्या लिखोगे बताओ 5 लिखोगे है ना। तो 9 4 जा 36। इसका मतलब 9 के मल्टीपल्स मिलेंगे सारे के सारे क्या मिलेंगे बताओ 9 के मल्टीपल्स मिलेंगे है ना। तो यहां पर अगर आप x यूनियन y करते हो, क्या करते हो तो x यूनियन y। तो x यूनियन y करने पे आपको क्या क्या मिलेगा, देखो इसमें 54 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 243 जो है वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं तो वो भी चेक कर लो। तो 243 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, बिल्कुल ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 2 18 6 बचेगा
तो 9 7 63 है ना। तो इसका मतलब ये तो ना, ये भी 9 के मल्टीपल्स है, ये सारे के सारे 9 के, ये 9 के सारे मल्टीपल्स है, और इसमें कुछ मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो जब आप x यूनियन y करोगे तो ये सारे देखो ये एलिमेंट इधर भी मिलेंगे आपको, तो यूनियन करने पे क्या मिलेगा बताओ, 0 9 18 27 36, मान लो उसके बाद 45 आएगा है ना, फिर 54 आएगा, ऐसे सारे एलिमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बताओ, y के बराबर। तो x यूनियन y कितना हो जाएगा, y के बराबर। तो कुल मिला के हुआ क्या, x के अंदर तो 9 के कुछ मल्टीपल्स आ रहे थे ना, मींस है तो ये इनफाइनाइट बट बहुत ज्यादा गैप लग गया है ना, जबकि y के अंदर 9 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो जब x यूनियन y करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा की पूरा y, क्योंकि x यूनियन y का मतलब क्या है, x और y के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो x और y के सारे एलिमेंट आएंगे तो y सेट ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x यूनियन y किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया बताओ, लेवल 1 सॉल्व कर लिया, लेवल 2 सॉल्व कर लिया और लेवल 3 भी सॉल्व कर लिया। तो हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली। कल एक और लास्ट क्लास होगी इसकी रिलेशन की, जिसमें हम लोग बोर्ड में किस तरह से ना सीबीएसई और आईसीएसई में किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, थ्योरेटिकली किस तरह से लिखते हैं जिससे कि एग्जामिनर नंबर पूरे के पूरे नंबर दे दे अपन को। तो वो हम सीखेंगे कि बोर्ड में कैसे लिखते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस लिखने का तरीका मैं बता दूंगा आपको कि इस तरह से आपको लिखना है। जैसे रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल प्रॉपर्ली समझा दूंगा बोर्ड्स की, और उसका एक असाइनमेंट भी मिल जाएगा, उसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो हम लोग अब इस रिलेशन को लगभग हम फिनिश कर चुके हैं। कल की क्लास के बाद हम परसों से स्टार्ट करेंगे, रिलेशन स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट जो है आफ्टर 2 क्लासेस। कल की क्लास के बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। और फंक्शन जो है वो कैलकुलस का बहुत स्टार्टिंग मेन पार्ट है। तो यहाँ से आपको रेगुलर कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो उसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए चलना है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।